सो आशीष, अब ना थोड़े स्पेशल टाइप ऑफ फंड्स की बात करते हैं. वीव स्पोकन अबाउट लार्ज कैप, जी, फ्लेक्सी कैप. यू ऑल्सो हेल्प्ड अस अंडरस्टैंड कि एक फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में क्या हो सकता है. हमने मिड कैप्स के बारे में बात करी. सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि ये स्पेशल सिचुएशन फंड्स क्या होते हैं, एंड ऐसे कौन से इन्वेस्टर्स होते हैं जो इन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. एंड ऑल्सो अगर हम मार्केट की परफॉर्मेंस देखें तो क्या मार्केट की परफॉर्मेंस जी। इन स्पेशल सिचुएशन फंड्स को इम्पैक्ट करती है. सी एक्चुअली नरोदा जी, क्या होता है स्पेशल सिचुएशंस फंड, जैसे मैं आपको 3-4 एग्जांपल देता हूँ. देखिए, मैंने क्लियरली बताया कि जो जैसे हमारा नॉर्मली एक फ्लेक्सी कैप फंड है, वो जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसको हम लोग उस फ्लेक्सी कैप फंड को हम लोग, जैसे मैंने बताया, BSE 500 से बेंचमार्क करते हैं और BSE 500 को कुछ मार्जिन से बीट करने की चेष्टा करते हैं उसमें. राइट, दैट इज़ अवर एफर्ट. अब स्पेशल सिचुएशंस फंड्स, ये भी एक फ्लेक्सी कैप फंड है. थीमेटिक या सेक्टोरल बायस इसमें बिल्कुल नहीं है. Okay. ये स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड भी फ्लेक्सी कैप फंड है, जिसका मतलब कि भाई लगभग हम लोग 30-40% स्मॉल एंड मिड कैप, 50-60% लार्ज कैप या एक मिक्स में रहेंगे. करेक्ट. तो फ्लेक्सी कैप फंड है. बट वाई इज इट कॉल्ड स्पेशल अपॉर्चुनिटीज? क्योंकि क्या होता है मार्केट में, अगर आप देखिएगा अलग अलग समय पे, या तो गवर्नमेंट पॉलिसीज को लेकर के, या किसी इवेंट को लेकर के, या किसी सेक्टर को लेकर के, या किसी कंपनी के स्पेसिफिक हालात ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से कंपनी का वैल्यूएशन आपको अट्रैक्टिव मिल सकता है. जैसे मैं 3-4 एग्जांपल देता हूँ. अब आप देखिए, जैसे ये कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है, बट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं. थोड़े समय पहले आपने देखा कि इंडिया में FMCG का अगर आप देखेंगे तो इतनी बड़ी कंपनी है नेस्ले. राइट. आपने 4-5 साल पहले आपने सुना होगा कि नेस्ले के नूडल्स में क्या लेड का कंटेंट बहुत ज़्यादा है. करीब करीब 17,000 टन का मैगी नूडल्स निकाल के डिस्पोज ऑफ कर दिया गया. और उस पर तहकीकात हुई कि भाई इसमें लेड कंटेंट है कि नहीं है. तो जब इस तरीके का बात फैली तो नेस्ले का दाम काफ़ी गिर गया, मेरे ख्याल में 25-30% डाउन हो गया. अब ऐसा जब माहौल होता है तो कोई भी डिसर्निंग इन्वेस्टर है वो ये सोचेगा कि नेस्ले कितनी पुरानी कंपनी है, इंडिया में कितने साल से काम कर रही है. राइट. ये एक इनको सेटबैक मिला है, तो ये लोग जो रेगुलेटर्स हैं उसको कितना जल्दी सेटिस्फाई कर पाएंगे. इनकी जगह कोई कॉम्पिटिटर ले लेगा क्या, इनकी ब्रांड रिकॉल कितनी स्ट्रांग है. ये लोग अगर अपना सब ये मामला ठीक करके मार्केट में वापस आएंगे तो चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी क्या. ये जो सेटबैक इनको मिला है, क्या ये टेम्पररी है कि क्या ये परमानेंटली इनको अनकॉम्पिटिटिव बना देगा. तो देखिए क्या होता है, कभी जब किसी चीज़ का दाम इतना गिरता है तो किसी कारण से ही गिरता है. और वो कारण हमेशा आपकी पसंद के कारण तो होंगे नहीं, लेकिन उन कारणों को आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये जो हुआ है इससे ये निकल के उभर के आएगा कि नहीं आएगा. और उभर के आएगा तो फिर हमको अभी सस्ता मिल रहा है, आगे जाके कितना इसमें फ़ायदा हो सकता है. जैसे आज आप देखिए, इंडिया की जो सबसे फेमस, सबसे बड़ी से बड़ी बैंक है, जो सबसे मोस्ट रिस्पेक्टेड बैंक है, उसका मर्जर चल रहा है अपनी पेरेंट एंटिटी के साथ. अब जब एक बैंक एक बड़े मॉर्गेज फाइनेंस कंपनी के साथ मर्ज कर रही है तो वो बैंक को इनका पूरा का पूरा बैलेंस शीट हजम करना पड़ेगा. राइट. मतलब पूरी इसकी लायबिलिटी बुक, पूरी इसकी लोन्स, इन्होंने लोन्स कुछ रेट पे दिए हैं, ये लोग लोन किसी और रेट पे देते हैं, ये लोग FDs में पैसा लेते हैं, ये लोग करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में लेते हैं. तो लायबिलिटी एसेट पूरा मर्ज करना, एम्प्लॉयज़ मर्ज करना, तो भाई ये ओवरनाइट तो होएगा नहीं, लगेंगे 2-3 साल. लेकिन उसके वजह से 2-3 साल से शेयर का दाम ही नहीं चल रहा है. करेक्ट. फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. कभी कभी क्या होता है, कंपनी अच्छी, सब अच्छा है, लेकिन इंडिया में 2.5 साल से FI की सेलिंग चल रही है. मतलब US के इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, चाइना में कुछ हो गया, रशिया में कुछ हो गया, इमर्जिंग मार्केट पिट गए. इमर्जिंग मार्केट पिट गए तो लेना नहीं देना हमारा भी, इंडिया में भी माल बिक रहा है. कुछ ऐसे कंपनीज हैं जिसमें FI होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, कंपनी का परफॉर्मेंस कितना भी अच्छा हो लेकिन FIs बेच रहे हैं, तो भाई जो पोर्टफोलियो में है वही बिकेगा ना. राइट. फिर आप देखिए, जैसे थोड़े समय पहले 2019-2020 गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव निकाला, तो कुछ ऐसे कंपनीज थे जो अच्छा कर रहे थे, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव आने से और इनको और बिजनेस मिला और इनका फ़ायदा हुआ. सो क्या होता है कि ऑन अ नॉर्मल बेसिस आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी का शेयर का दाम उसके अर्निंग्स और उसके फ्री कैश फ्लो से डिटरमाइन होगा लंबे अरसे में. शॉर्ट टर्म में तो बहुत चीज़ें होती है, लंबे अरसे में अर्निंग्स और फ्री कैश फ्लो से डिटरमाइन होगा.
लेकिन कभी कभी क्या होता है, मार्केट एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसी, कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स ऐसे हो जाते हैं जिससे उसकी जो लॉन्ग टर्म वैल्यू है उसके मुकाबले शेयर का जो प्राइस है वो किसी न किसी वजह से इम्पैक्ट हो जाता है। तो शॉर्ट टर्म इवेंट्स की वजह से शेयर प्राइस इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन उसकी लॉन्ग टर्म जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसमें कोई हानि या क्षति नहीं पहुंची, तो आपको सस्ता मिल रहा है। दूसरा ये है कि कंपनी ठीक है, शेयर प्राइस सब नॉर्मल है, फेयरली वैल्यूड, एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन सडनली कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है जिससे बहुत कुछ ओपन हो जाता है, तो उसकी ग्रोथ रेट जो है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ही फ्यूचर की चेंज हो जाने वाली है और आपको रिलेटिव टू फ्यूचर आज ये सस्ता दिख रहा है। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम कंपनीज में, सेक्टर्स में, मार्केट में, जैसे कोविड का आप एग्जांपल लीजिए, थोड़े समय के लिए हम सबको लगा कि भाई अभी हम ही डायनासोर है, इधर सब खत्म हो जाएगा, 10 साल तक वैक्सीन नहीं मिलेगा, राइट? लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना, मार्केट तो बाउंस बैक हो गई। सो कभी कभी कंपनी स्पेसिफिक रीजन, सेक्टर स्पेसिफिक रीजन, इकोनॉमिक रीजन, गवर्नमेंट पॉलिसी, इसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। तो ये एक तरीके से फ्लेक्सी कैप फंड है, लेकिन अगर आप हमारा नॉर्मल फ्लेक्सी कैप फंड को देखेंगे तो BSE 500 और हमारे फ्लेक्सी कैप फंड टॉप होल्डिंग्स में आपको कुछ सिमिलैरिटीज नजर आएंगी, वेटेजेस कम होंगे लेकिन सिमिलैरिटीज। ये भी फ्लेक्सी कैप फंड है, इसका भी BSE 500 बेंचमार्क है, लेकिन टॉप होल्डिंग्स में आपको काफ़ी अलग चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। बेसिकली जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसको केटर किया जाता है टू मेक यूज ऑफ द करंट स्टॉक प्राइस, आई वुड से। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.